हेलो दोस्तों, चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ बिहार की यात्रा पे हूँ और बिहार की यात्रा में हम लोग कर रहे हैं बिहार ज्योग्राफी के थ्रू पूरे बिहार की नदियों की यात्रा। बिहार की नदियों में हमने आपको गंगा नदी पढ़ाया, हमने आपको घाघरा नदी पढ़ाया, इसके बाद हमने आपको गंडक पढ़ाया, बूढ़ी गंडक पढ़ाया। इसमें जो हमारी नदियाँ थी, जो नॉर्थ बिहार की थी, जो उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं, उसमें हमारा कोसी रिवर, कमला बलान, बागमती और महानंदा रिवर्स बच रहा है, जिसको आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें। इससे पहले कि हम लोग उसे कंप्लीट करें, एक बात फिर से हम लोग रिवाइज कर लें बिहार की नदियों को। तो हमें पता चल रहा है कि जो बिहार है, बिहार में मुख्य रूप से हमने आपको बताया भी था कि दो प्रकार की नदियां हैं। बिहार के बीचों बीच से जो नदियां जाती है उस नदी का नाम है गंगा नदी, जो ऑलमोस्ट बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है। और हमने आपको यह भी बताया था कि गंगा नदी का किस प्रकार से उद्गम होता है और यह उत्तरकाशी जिले जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ स्थित जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकल करके 5 प्रयाग के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। और अब जब यह बक्सर के चौसा से इंटर करती है और यहाँ कटिहार के पास से गंगा रिवर बिहार से बाहर चली जाती है। इसी कड़ी में हमने आपको यह भी बताया था कि जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो कि सबसे पहला हमने बताया था कि घाघरा नदी, घाघरा रिवर। देन हमने आपको बताया था कि इधर से एक गंडक नदी है, गंडक रिवर, और फिर यहीं पर एक रिवर है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। इसके बाद बूढ़ी गंडक की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बागमती रिवर। ये भी रिवर है। और इसके बाद इसके पैरेलल में एक मेजर रिवर है जिसका नाम है कोसी रिवर। और यह कोसी रिवर जो है, जिसको कि हम लोग सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, आज के क्लास में हमारा यह सब बातें क्लियर हो जाएगी। देन एक जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार है, इसका रिवर है जिसका नाम है महानंदा रिवर। और फिर हमने यह भी बताया था कि जो दक्षिण बिहार है, दक्षिण बिहार से जो मेजर रिवर है उसमें से पहला का नाम है सोन रिवर और दूसरा पुनपुन रिवर। और फिर इसमें ही छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे हो गया क्यूल। इसके अलावा इसी के बीच में एक रिवर है जिसका नाम है फल्गु रिवर। इसके अलावा और भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे चंदन नदी बांका के साइड में बहती है, अजय नदी ये भी साउथ बिहार में ही बहती है। इन सारी नदियों के बारे में हम धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते जाएंगे। हमने सबसे पहले आपको गंगा पढ़ाया था, गंगा के बारे में बताया था आपको कि जो गंगा नदी है यह मेनली रूप से बक्सर के चौसा के पास इंटर करती है और कटिहार के पास में ये बाहर हो जाती है, यानी बिहार से बाहर चली जाती है। इसके अलावा हमने इसमें आपको यह भी बताया था कि जो गंगा है, गंगा में टोटल जो जिला जो गंगा के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है उसकी संख्या हमने बताया था आपको कि 12 जिले हैं जो गंगा के किनारे हैं या गंगा जिस जिले को टच करके बिहार में बहती है। देन हमने आपको घाघरा बताया था कि घाघरा नदी जो है यूपी और बिहार के बीच बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा गंडक रिवर जो है, गंडक रिवर भी यूपी और बिहार के बीच बॉर्डर बनाती है। और हमने इसमें सारी बातों को चर्चा किया था कि गंडक रिवर, जिस प्रकार गंगा रिवर हिंदू रिलीजन के लिए एक पवित्र नदी है, ठीक उसी प्रकार गंडक रिवर जो है यह हिंदू और बुद्धिज़्म दोनों के लिए पवित्र नदी है। हमने आपको यह भी बताया था कि जो बुद्ध के विशेष महत्व वाले पिलर्स थे, जिसमें कि रामपुरवा अभिलेख और जो रामपुरवा हो गया, लौड़िया नंदनगढ़ हो गया, लौड़िया अरेराज हो गया, ये सब के सब इसी चंपारण के एरिया से हमें प्राप्त हुआ था। देन हमने बताया था आपको कि बूढ़ी गंडक नदी के बारे में कि बूढ़ी गंडक नदी मेनली रूप से इसके नाम में ही सिर्फ बूढ़ी लगी हुई है, बल्कि यह है सबसे तेज धारा, यानी इसकी जो रफ्तार है यह काफ़ी तीव्र है। और हमने यह भी बताया था कि यह भी वेस्ट चंपारण के भाग में ही बहता है
और यह नदी जहाँ बह रही है यहाँ कभी गंडक रिवर बहता था या बहती थी। अब गंडक रिवर अपने आप को शिफ्ट कर ली है पश्चिम की तरफ, जिसके कारण उसके जगह पर आज के डेट में बूढ़ी गंडक रिवर बह रही है। देन है बागमती रिवर, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि बागमती नदी भी बिहार की प्रमुख नदियां हैं, जो कि यह बूढ़ी गंडक की ही एक सहायक नदी है और यह नदी भी बिहार में अच्छी खासी बाढ़ लाती है। यहाँ पे हम आपको एक बात और क्लियर कर दें, जो भी ये उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, हमने इसको दो भाग में बांटा था बिहार की नदियों को, कि पहला बताया था कि हिमालय से आने वाली नदियाँ, और दूसरा हमने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय पठार है या स्पेशली कहें तो बिहार का पठारी भाग से आने वाली नदियाँ। हमने यहाँ यह भी बताया था कि ये जो जितने भी रिवर्स हैं जो नॉर्थ बिहार के हैं, ये सब के सब पेरेनियल रिवर हैं। दैट मीन्स कि इसमें हमेशा पानी की मात्रा बनी रहती है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है, यह जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर यहाँ इसे आइस मेल्ट के थ्रू वाटर हमेशा मिलता रहता है। और दूसरी बात हमने ये भी बताया था कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, वह भी पूरा भारत को जब कवर करती है, आपको पता होगा कि जो भारत का ये मालाबार कोस्ट है, यहाँ पर मानसून सबसे पहले 1 जून के करीब पहुँच जाती है। इससे भी पहले 1 जून से भी पहले मई में 20 मई के अराउंड में यह अंडमान निकोबार के पास हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें तो यह हमें मालाबार कोस्ट पर सबसे पहले हिट करती है मानसून, और मालाबार कोस्ट पर सबसे पहले बारिश करती है। और यही मानसून्स ऊपर की तरफ जाती हुई ये बे ऑफ बंगाल से इधर पूरा का पूरा हिमालय रीजन है, और यहाँ पर जाकर के इस रीजन्स में पूरा का पूरा बारिश करती है। और यह टाइम हो जाता है हमारा 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई के समय में पूरा का पूरा मानसून हिमालय में शिफ्ट हो जाती है, और हिमालय में ईस्टर्न हिमालय से वेस्ट की तरफ यह चलती है। और ईस्टर्न हिमालय से वेस्ट की तरफ जाने के समय इसकी जो वर्षा का लयबद्धता है या वर्षा की जो इंटेंसिटी है, वह धीरे धीरे कम होते जाती है जैसे जैसे वेस्ट की तरफ बढ़ता है। तो इसी बीच में हमारा यह एक मान लेते हैं यहाँ पर बिहार है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यह इस रीजन्स में बारिश करती हुई जाएगी। तो जो बिहार का यह किशनगंज एरिया है, ईस्टर्न पार्ट है, यह ईस्टर्न पार्ट है, तो ईस्टर्न पार्ट में हमें मैक्सिमम बारिश देखने को मिलती है। और देन जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ चलते जाएंगे और ये जो वेस्ट चंपारण होगा, यहाँ पर आते आते जो एयर होती है, जो वायु होती है, उसकी मॉइस्चरिटी या उसकी ह्यूमिडिटी समाप्त हो जाती है, और वह वायु धीरे धीरे उसका रेनफॉल, उसके वर्षा करने की इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए जैसे ही हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमें वर्षा की मात्रा में भी कमी देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार तो हम यहाँ पे बता दें कि जैसे ही यहाँ से बारिश स्टार्ट होती है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून्स, तो यहाँ से बारिश होते होते इस पूरे रीजन्स में बारिश करती है। हाँ, इंटेंसिटी ज़रूर अलग होती है कि यहाँ मैक्सिमम होती है, तो इस रीजन्स में आकर के वह बारिश की जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम हमें प्राप्त होती है। लेकिन ऑलमोस्ट वर्षा तो हर जगह होती है, तो इससे हमें ये जितनी भी रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स है, जो हिमालय से आ रही है, इन सब में हमें अच्छी खासी पानी प्राप्त होती है। और यह पानी की मात्रा पूरे के पूरे नॉर्दर्न बिहार के रीजन्स में, ये जो उत्तरी बिहार है, इस रीजन्स में बाढ़ लाती है, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लाती है। और इसके लिए पूरा का पूरा बिहार इससे प्रभावित रहता है और इससे इफ़ेक्टिव रहता है, जिसके कारण हम आपको बता दें यहाँ पर कि जो बिहार का डेवलपमेंट है, उसके डेवलपमेंट ना होने के पीछे एक मेजर रीज़न यह भी है कि बिहार का हाफ ऑफ द बिहार जो है पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित रहता है, और रेस्ट जो हाफ ऑफ द बिहार है वो ड्राउट से प्रभावित रहता है, यानी वो सूखे से प्रभावित रहता है। तो ये जितने भी रिवर्स हैं, ये सब के सब सीजनेबल रिवर्स हैं, सब के सब जो है मौसमी रिवर्स हैं। ठीक इसके आगे हम लोग अब बागमती के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोसी नदी से, कि कोसी नदी के बारे में हमारे पास क्या है, कैसे है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से वह बिहार में कहाँ पर जाकर के गंगा से मिलती है। तो ये है हमारा कोसी रिवर्स। इसकी जो वर्तमान में उत्पत्ति है, जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, इसका जो ओरिजिन है, यह पॉइंट है आपका गोसाई धाम पहाड़ी से निकलती है। गोसाई धाम पहाड़ी देखिए, मेजरली रूप से अगर हम इंडिया का
फिर से एक रफली मैप ड्रॉ करें तो हमें पता चलता है कि ये जो इंडिया है, ये इंडिया के इस रीजन्स में चाइना है और यहाँ पर इंडिया का नेपाल है। तो चाइना में गोसाई धाम ग्लेशियर है यहाँ पर, जिसका कि चाइना का तिब्बतन रीजन है, जो तिब्बत का क्षेत्र है। यह तिब्बत से निकलती है कोशी रिवर्स और देन यह नेपाल में इंटर करती है। तो जो मेन ट्रिब्यूट या मेन रिवर्स है जो तिब्बत से ओरिजिन होती है कोशी को, उस कोशी को यहाँ पे कहा जाता है अरुण रिवर। और जब यह नेपाल में इंटर करती है, जब यही नदी तिब्बत से निकल कर के नेपाल में आती है, इस जगह पर नेपाल में आती है, तो इसमें 7 अलग अलग छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जुट जाती है, इसमें ऐड हो जाती है। और इसी कोशिका को यहाँ पर कहा जाता है सप्तकोशी नेपाल में। और देन यह फिर इंटर करता है हमारे बिहार में। तो ये जो गोसाई थान पहाड़ी से निकलती है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित है। आपको पता होगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो पूरी तरह से, एक तरह से बोलें तो हिमालय के गोद में बसा हुआ राजधानी है। और भूकंप से यह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। 2015 में जब भूकंप आया था तो हमें देखने को मिला था कि पूरा का पूरा काठमांडू शहर, इवन पूरा का पूरा नेपाल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। जो कैपिटल है, इसकी 7 ऊपरी सहायक नदियों के कारण इसे नेपाल में सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। हमने आपको बताया था कि जो तिब्बत से निकलती है या गोसाई थान से, देन यह इंटर करती है नेपाल में। और नेपाल में इसमें जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है, जिसके कारण इसको सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। और इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र 86,900 वर्ग किलोमीटर्स है। यानी सिंपल सा बात है कि जब ये नदियाँ बिहार में इंटर करती है, दैट मीन्स कि ये नदियाँ जब इस बिहार रीजन्स में इंटर करती है, तो बिहार में इंटर करने के बाद यह पूरे बिहार में 260 किलोमीटर्स का जर्नी करती है, 260 किलोमीटर चलती है। और यह जो इसका कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया हमने आपको रिवर सिस्टम के शुरुआती क्लास में आपको हमने कैचमेंट एरिया और बेसिन्स एरिया के बारे में आपको बताया है। तो इसका जो कैचमेंट एरियाज है वह है हमारा 86,900 स्क्वायर किलोमीटर्स। देन इसके बाद कोसी को, आपको पता है कि कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे हमें याद रखना है कि कोसी इज ऑल्सो नॉन एज सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार कहने का मेन रीजन है सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार इसलिए कहा जाता है कि हमने आपको बताया कि जितनी भी नदियां हैं उनमें कोसी की जो अपने साथ में सेडिमेंट लाने की इंटेंसिटी है, जो अपने साथ सेडिमेंट लाती है, वह कोसी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाती है। और जब सेडिमेंट बहुत ज़्यादा किसी नदी के पास होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो चाल होती है, वह अपने एक चाल को बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है। जैसे हम आपको अगर समझाएं कि ये कोई माउंटेन्स एरिया है और यहाँ से कोई रिवर्स निकल रही है और ये प्लेन एरियाज हैं, यहाँ से कोई रिवर्स निकल रही है, मान लेते हैं यह कोसी रिवर्स ही है, यह कोसी रिवर्स निकली और अब यहाँ पर आकर के ये मेंडरिंग करने लगी। यहाँ पर जब स्लोप जब काफ़ी तेज हो, काफ़ी ज़्यादा स्लोप हो, दैट मीन्स कि वहाँ पर नदियों का जो वेलोसिटी होगा, इंटेंसिटी होगा, यह काफ़ी फास्ट होगा, काफ़ी तीव्र होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो नदियाँ चलती है वो स्लोप के अकॉर्डिंग ही चलती है। यानी जहाँ स्लोप तीव्र होगी वहाँ पर नदियों का स्पीड भी फास्ट होगा। देन जहाँ पर प्लेन एरियाज आ जाएंगे, जहाँ पर हमारा प्लेन एरियाज है, वहाँ पर नदियों की स्पीड कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि ढाल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो ढाल जब नहीं रहेगा और सेडिमेंट ये जब पहाड़ से, ये जब माउंटेन्स से नीचे आ रही थी, तो अपने साथ में इसने बहुत सारे सेडिमेंट्स को इरोजन, काट करके, अपर्दन करके अपने साथ होल्ड करके लाई है। अब ये सारे के सारे सेडिमेंट्स को ये नदियाँ ढोने में असमर्थ हो जाती है। और जब ढोने में असमर्थ हो जाती है और इसके बाद यह नदियाँ कभी इधर कभी इधर
की तरफ चलने लगती है, जिसको हम लोग एक शब्द में बोलें तो मियांडरिंग बोलते हैं, मियांडर करना बोलते हैं। यानी नदियाँ का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि वो किस तरफ जाएगी, इसलिए इसको मियांडरिंग बोलते हैं। अब सोच करके बताइए कि जब नदियाँ मियांडरिंग कर रही है, मान लीजिए ये नदियाँ इस प्रकार से चल रही है सेडिमेंट को लेकर के, और इस रिवर्स में अचानक सडनली साउथ वेस्ट मानसून्स के कारण या ड्यू टू मेल्ट ऑफ आइस के मैक्सिमम मेल्टिंग के कारण अगर इस रिवर्स में मैक्सिमम वाटर आ जाए, पानी आ जाए, तो ये रिवर्स जो मियांडरिंग कर रही थी, इसका क्षेत्र जो होगा, इसका जो बेसिन एरिया होगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। और यह बेसिन एरिया काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इस पूरे रीजन्स में वहाँ तक पानी पहुँचेगा जहाँ तक पहले पानी नहीं पहुँचता था। इसी को तो हम फ्लड बोलते हैं, इसी को तो हम बाढ़ बोलते हैं। तो इसलिए कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार इसलिए बोला जाता है कि यह नदी सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है पूरे बिहार में। आपको याद होगा 2008 का बाढ़ जो कोसी रिवर्स के कारण आई थी। 2008 में जब बाढ़ आई थी तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये तीनों के तीनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। देन हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं यह हिमालय से निकलने के बाद अपने साथ भारी गाद और तलछट लाती है और इस भारी भार को अपने मुहाने तक जमा कर देती है, जिसके कारण बार बार रास्ता बदलती है। कोसी इस प्रकृति के कारण उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में अक्सर आने वाली बाढ़ का सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। हमने आपको बताया कि यही रीजन्स है कि ये जो है अपने साथ हिमालय से आने के समय सेडिमेंट मैक्सिमम लाती है और उन सारे सेडिमेंट्स को अपने जो जो अपने मैदानी प्लेन एरियाज हैं जहाँ उनको ढाल स्लोप नहीं मिलता है, वहाँ पर वह उसको डिपॉजिट कर देती है। और जब वह डिपॉजिट कर देती है और उसके बाद उसमें वाटर का कैपेसिटी या वाटर उसमें मैक्सिमम आ जाता है, तो उस समय यह पूरे के पूरे बिहार में बाढ़ लाती है, जिसके कारण इसको एक वर्ड दिया गया है बिहार का शोक, यानी सोरो ऑफ बिहार रिवर्स भी कहा जाता है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, कोसी की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें सबसे पहले सूर्यकोशी, सूर्याकोशी, अरुण कोशी, बागमती, कमला, बलान। ध्यान रहे कि कमला और बलान भी एक छोटी सी नदी है जो कमला में आकर के मिल जाती है और इसी को कमला बलान बिहार में बोला जाता है। जब हम लोग आगे कमला बलान को पढ़ेंगे तो ये बात आपको बताएंगे। तिमुर कोशी, उसके बाद फरानी देहर और देमनाधर और बूढ़ी बलान, ये सब के सब जो मेन रूप से कोसी की ट्रिब्यूटरी है। तो हमें यहाँ पर जो ध्यान रखना है, एक सूर्य कोशी के बारे में ध्यान रखना है, देन अरुण कोशी के बारे में। हमने आपको बताया था कि जब तिब्बत में गोसाई थान से स्टार्ट होती है कोसी रिवर्स, तो वहाँ पर इसे इसी अरुण कोशी के नाम से या अरुण नाम से जाना जाता है। देन बागमती भी एक मेजर रिवर है जो कोसी की ही ट्रिब्यूटरी है। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और कमला बलान नंबर 4 और तैमूर कोशी, ये चारों के चारों को आपको हमेशा के लिए या हमेशा याद रखना होगा कि जो कोसी की मेन ट्रिब्यूटरीज है, सूर्या कोशी, अरुण कोशी, बागमती और कमला बलान और तैमूर कोशी, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन सब जो फरायनी धार है, धेमना धार है, भूती बलान है, इन सब से के बारे में या इन सब के विषय में अभी तक क्वेश्चंस नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप एक नज़र इन सब को भी दे देंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है आगे इस पर भी क्वेश्चंस आपसे बीपीएससी पूछ सकती है। देन आगे हमारा रिवर आ जाती है बागमती रिवर। अभी हमने आपको बताया कि बागमती रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी रिवर। यह कोई अलग सी नदी नहीं है, यह जो कोसी रिवर्स है और यह जो कमला रिवर्स है, यह भी कोसी रिवर्स की कमला भी ट्रिब्यूटरीज है और ये बागमती गंडक में मिलती है। और गंडक यहाँ से किसी मैप में आपको इसी बागमती को बढ़ा करके कोसी में भी मिलाया हुआ दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं बागमती रिवर्स के बारे में। तो बागमती रिवर्स यह नेपाल हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और सीतामढ़ी जिले के रसूलपुर गांव में यह बिहार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर इस नदी के तट पर स्थित है। हमने अभी काठमांडू के विषय में चर्चा किया। काठमांडू के विषय में आपको बताया कि काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल्स है
और यहीं पर एक मंदिर है, विश्वविख्यात मंदिर है, हिंदू टेम्पल है, जिसका नाम है पशुपतिनाथ। और यह पशुपतिनाथ और यह जो हमारा काठमांडू राजधानी है नेपाल की, यह दोनों के दोनों इसी बागमती रिवर्स के किनारे है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, यह बात कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। देन बिहार में इस नदी की लंबाई, इसकी कुल लंबाई जो है 394 किलोमीटर है और यह बिहार राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी कि यह जो है बिहार राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम है हमारा बागमती रिवर। देन आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सीतामढ़ी के पास यह बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में प्रवेश के बाद यह शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया में बहती है। बागमती रिवर जो है मेनली रूप से सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और यह खगड़िया और एक और ज़िला है दैट इज दरभंगा। यानी हो गया दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एंड खगड़िया में यह बहती है। और यह भी अपने मार्ग को बदलने के कारण डेंजरस, खतरनाक नदी हो जाती है। यानी बागमती नदी भी जिस प्रकार से कोसी नदी अपने मार्ग को बार बार बदलती रहती है। एक आंकड़ा है कि पिछले 250 साल में, पिछले 250 ईयर्स में कोसी नदी ने अपने आप को 120 किलोमीटर ईस्टर्न की तरफ शिफ्ट कर लिया है। यानी आप सोच सकते हैं कि जिस जगह पर कोसी रिवर्स बह रही है आज, अगर 250 साल पहले चले जाएं तो उस जगह से 120 किलोमीटर पश्चिम की तरफ पहले बहा करती थी कोसी नदी। यानी यह जो बार बार उसके मार्ग में परिवर्तन हो रहा है या बार बार वह अपने कोर्स को चेंज कर रहा है, यह सबसे मेजर रीजन है कोसी रिवर्स के बाढ़ लाने का। ठीक उसी प्रकार बागमती नदी भी जो है यह खतरनाक हो जाती है, क्योंकि यह भी अपने मार्ग को बदलने के लिए, यह भी अपने अपने कोर्स को चेंज करने के लिए मेजरली रूप से यह भी जाना जाता है और पूरे ज़िले को बाढ़ से प्रभावित करती है। इसकी सहायक नदी में हम अगर ध्यान दें तो लाल बकिया, लखनदेई, चाखला, जमुने, सिपरीधार, छोटी बागमती, कोला, भुरेंगी और अधवारा इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो क्या सर हमें ये सब के सब ट्रिब्यूटरीज को याद रखना होगा? तो नहीं, सबसे जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है बागमती की उसे ध्यान रखना है, दैट इज लाल बकिया और ये लखनदेई। इसको तो आप VVI कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है लखनदेई रिवर्स किस रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है। देन फिर अगर देखा जाए तो इसमें सुपेरीधार, चाखला, अधवारा और छोटी बागमती, कोला, भुरेंगी, ये सबको बस आप 1 से 2 नज़र इन सारे रिवर्स को भी देख लेंगे। लेकिन लाल बकिया और लखनदेई, स्पेशली लखनदेई कई बार सवाल्स में हमें देखने को मिलता है। तो बागमती रिवर्स के बाद अब हमारा रिवर्स आ जाता है कमला बलान रिवर्स। कमला बलान रिवर्स के बारे में हमने आपको बताया कि जो कमला रिवर्स है, कमला में ही एक छोटी सी धारा बिहार में देखने को मिलती है या बिहार में चलती है, जो कि आकर के कमला में ही मिलती है और उसे कमला बलान के नाम से जानी जाती है। और कमला बलान नदी जो है यह भी ट्रिब्यूटरीज है कोसी रिवर की। हमने देखा था कि जो बिहार है, बिहार में कोसी रिवर्स ईस्टर्न पार्ट में चल रही है, तो ये जो बिहार का एरियाज है ये गंगा हो गई यहाँ पर, तो इस रीजन से यही है हमारा कमला बलान। इसको कमला बलान भी बोला जाता है या फिर कमला भी बोला जाता है। अब जिस प्रकार से गंगा नदी सबसे ज़्यादा पवित्र नदियों में से एक है, ठीक उसी प्रकार कमला नदी की भी पवित्रता बिहार में अच्छी खासी है। और इवन पवित्रता के इस स्तर के कारण या इस पवित्रता की प्राप्ति के कारण ही इस नदी को कमला माई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमला माई के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो देखते हैं यह सिंधुली गढ़ी के पास नेपाल के महाभारत श्रेणी की श्रृंखला से निकलती है। हम जब आपको इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको महाभारत श्रेणी के बारे में बताए थे। तो वही महाभारत श्रेणी की महाभारत पहाड़ियों की श्रृंखला से निकलती है, जिसका नाम है सिंधुली गढ़ी के पास। और यह
जीवछ कमला इस नदी का पुराना नाम है। कमला नदी के का जो पुराना नाम है उसका नाम है जीवछ कमला नदी, और यह मिथिला में गंगा के बाद दूसरी पवित्र नदी है। यानी मिथिला क्षेत्र जिसमें दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर वगैरह का एरिया आ जाता है, उन क्षेत्रों में यह गंगा के बाद दूसरी पवित्र नदी है, जिसके कारण इसे कमला माई के नाम से भी जाना जाता है। यानी कमला माई, जिस प्रकार से गंगा माई है ठीक उसी प्रकार से इसकी पवित्रता को यह बात दर्शा रहा है। बिहार में यह जो प्रवेश करती है, यह बिहार में प्रवेश दरभंगा नहीं, यहाँ पे मधुबनी हो जाएगा। मधुबनी यानी मधुबनी का एक शहर है जयनगर। जयनगर से 3.5 किलोमीटर पूर्व की तरफ, जयनगर से 3.5 किलोमीटर ऊपर मधुबनी जिला के क्षेत्र में यह नदी जो है मेजरली रूप से बिहार में इंटर करती है। और जयनगर सरकार, इस राज्य सरकार द्वारा कमला बैराज इसी कमला नदी पर निर्मित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है। बिहार में इस नदी की लंबाई की बात करें तो बिहार में यह नदी जो है 328 यानी 328 किलोमीटर का ट्रेवल करती है, रास्ता को यह चलती है, और जिनमें से 208 किलोमीटर नेपाल में और 120 किलोमीटर बिहार में। यानी टोटल जो है यह 328 किलोमीटर लंबी नदी है, जिनमें से यह 208 किलोमीटर जो है नेपाल में चलती है, क्योंकि यह नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और नेपाल में भी ट्रेवल करती है। और देन यह 120 किलोमीटर जो है ये हमारे बिहार में आकर के फ्लो करती है, बहती है। बिहार में इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र, वही कैचमेंट एरिया की बात हो रही है कि जो बिहार में इस नदी की कैचमेंट एरिया है वह है हमारा 4488 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में लगभग 120 किलोमीटर बहने के बाद यह अपनी वितरिकाएँ बनाती है। इट्स फॉर्म्स अ डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब हुआ, वितरिकाएँ का मतलब हुआ सिंपल से, जैसे हमने बताया आपको कि कोई भी नदी जब चलती है और अपने साथ अवसाद लेकर के आती है, सेडिमेंट लेकर के आती है, और जब नदी के पास वेलोसिटी स्पीड नहीं होता है तो वह नदी अपने सेडिमेंट्स को जहाँ तहाँ डिपॉजिट करने लगती है। और जब इन डिपॉजिट नदियों को, इस अवसाद को डिपॉजिट कर देती है, तो ये जो नदी है इसकी जो मेन जो स्ट्रीम था, मेन जो शाखा था, यह मेन शाखा कई रूपों में इधर 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 और इस प्रकार से इधर, इस प्रकार से कई छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज को ही वितरिकाएँ कहते हैं, और यह जो है कई वितरिकाएँ में बट जाते हैं, और इसी से जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग डेल्टा का नाम देते हैं। आपने गंगा नदी के मुहाने पे सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा, या फिर हुगली रिवर का नाम सुना होगा जो वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है वो अलग से कोई भी रिवर नहीं है, वो जस्ट गंगा की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरीज है, गंगा की एक वितरिकाएँ है। यानी गंगा जो अपने साथ सेडिमेंट लाई और उस सेडिमेंट को वो इधर उधर जहाँ तहाँ उसने निक्षेपित कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, और देन उस सेडिमेंट से वो अपने फ्लो को, वो अपने इस मेन स्ट्रीम को तोड़ करके इधर से इधर, इधर से इधर कई भागों में, कई छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बट जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज या फिर वितरिकाएँ। इसकी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं इसमें धौड़ी, सोनी, बलान। बलान एक मेजर रिवर है जिसे ध्यान रखना है। त्रिशूला, यह बरसात के मौसम में भयंकर बाढ़ के लिए जानी जाती है। जब भी तटबंध में कोई दरार आती है तो यह तबाही मचाती है और जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाती है। नो डाउट तटबंध का मतलब होता है डैम, बांध, जो छोटा सा डैम होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे पानी को रोक करके रखा जाता है। अब इस बांध में, इस तटबंध में किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा या किसी भी प्रकार की कमजोरी आएगी और ये अचानक किसी कारण से टूट गई, टूटने के कारण यह पूरे के पूरे इस रीजन्स में, जो कि ग्रामीण रीजन्स होगा जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट लोग वहाँ पर बस रहे होंगे, उस पूरे रीजन्स में वह नदी बाढ़ लाती है। यानी यहाँ पर हम एक बात तो कॉमन देख रहे हैं कि जो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, जितनी भी नदियाँ उत्तर बिहार से आ रही है वो सब की सब नदियाँ बाढ़ लाने में काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लाती है। तो एक बात कॉमन है, और उसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि इससे आइस के मेल्टिंग से भी वाटर मिलता है,
और जो साउथ वेस्ट मानसून है इससे भी वाटर मिलता है, इसलिए इसमें वाटर की जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार यह भारी जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारा था जो बलान रिवर है, कमला बलान रिवर। इसके बाद आ जाता है हमारा महानंदा रिवर, जिसको कि हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि महानंदा रिवर्स जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार का रिवर्स है, और उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे जो हमारी साउथ बिहार की नदियाँ होगी, उन सब नदियों को जिनमें हमने सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी, अजय नदी, चांदन नदी, इन सब नदियों को देखेंगे। और वो सब नदियाँ जो है बाढ़ से इंटेंस नहीं होगी, बाढ़ से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं करेगी। इस प्रकार से हम अगले क्लास में महानंदा नदी से शुरू करेंगे और फिर आपके नदियों की यात्रा को और आगे तक लेकर के जाएंगे। आप लोग का एग्ज़ाम का डेट जिस प्रकार से नज़दीक आते जा रहा है, आप अपने पढ़ाई में उसी प्रकार से रफ्तार देते रहें और चहल एकेडमी के इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।